खत्म हो गया। कल कहाँ थे आप लोग? कुछ काम था। आप लोग कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे कल? हाँ, कहाँ हैं? तो सब चले गए, सब चले गए एक साथ, तबीयत खराब था तो। अच्छा, मुझे ये तरह बताओ, आज कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो कल बता दिए, आज एप्लीकेशन पढ़ाना है। मैं बहुत पहले बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं चलेगा कि आज आए कल फरार हो जाओ, बच जाओ। बस केवल अगर तफरी करने आना है, बल्कि इस बच्चे को भी जाना था, पूछा था हमसे कि बेटा आज रुक जाओ, है ना? कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं। देखो समझ में आए तो ठीक है। आज का लेक्चर तो दिक्कत करेगा। कहाँ थमके? हाँ, एक क्वेश्चन और था यहाँ पर हम लोग इस क्लास को आप एकदम मजाक मान ले हो बेटा, जबकि इनऑर्गेनिक में चलता है, ठीक है, एक लेक्चर नहीं अटेंड किए वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, अगला लेक्चर समझ में आएगा। फिजिकल में भी ऐसा है, दो लेक्चर नहीं अटेंड किए मान लीजिए नहीं समझ में आएगा, अगला आएगा। ऑर्गेनिक एकदम सिस्टम से सिस्टम ब्रेक हो जाता है ना बेटा। यहाँ पर इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको z कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो यहाँ पर y हो जाएगा, x हो जाएगा, z हो जाएगा, y हो जाएगा, x हो जाएगा, z हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये y सबसे ज्यादा, एक तो ये देखो O पर H है, नेगेटिव एटम पर है, O पर H है, नेगेटिव एटम पर है, N पर H है, तो O ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए O वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब आप कहोगे Z तो फिर और एसिडिक होना चाहिए, मतलब Z भी एसिडिक होना चाहिए, और N कम नेगेटिव है, कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा एसिडिक है इसके कंपेरिजन में। क्यों? ध्यान देना, इसलिए ज्यादा एसिडिक बेटा कि एक तो ये N पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव हो जाने से नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो नेगेटिविटी बढ़ गई है, और यहाँ इसके लिए ये माइनस आई ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? माइनस आई। और यहाँ पर ये जो चेन, कार्बन चेन है, हाँ, ये जो कार्बन चेन है, ये इसके लिए क्या करेगी? प्लस आई। और आपको बताया थे, अच्छा जो बच्चे कर नहीं थे थोड़ा सा देख लेंगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ये प्लस आएगी, इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और माइनस आई इफेक्ट की क्या होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। प्लस के इनवर्सली होगी और माइनस की क्या होगी? क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ। और प्लस में केवल एल्किल ग्रुप है। कौन है? एल्किल ग्रुप। बाकी सभी कहाँ पे हैं? माइनस। जो बच्चे कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है? एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डेवलप करेंगे, बाकी जो ग्रुप होंगे सभी क्या डेवलप करेंगे? माइनस आई। तो ये हो जाएगा, समझ ना? तो ये ध्यान दो। अब आप कहोगे दोनों COOH हैं, तो फिर ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, तो ये ज्यादा क्यों है? ज्यादा इसलिए है कि यहाँ पर ध्यान दो, इसके लिए ये माइनस आई होगा, और माइनस आई पावर इसकी सबसे ज्यादा थी, तो प्राय था सबसे ज्यादा, तो ये COOH के लिए काफी ज्यादा माइनस आई पावर है, ठीक है? और जबकि इस COOH की चेन लंबी होगी ना, और ये एल्किल ग्रुप है, तो
प्लस आई पावर बढ़ जाएगा, इसलिए एस्टिकेशन क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है ऑब्जेक्टिव बुक में, ठीक है, तो ध्यान देना। आज हम थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट और डिफरेंट टाइप के इफेक्ट के भी क्वेश्चन भेज दिए हैं ग्रुप में, अभी भेजे, देख लेना। मिटाएं इसको, मिटा दें क्या? चलो चलो फिर से भेज देंगे, चलते चलते जल्दी लिए। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर एस्टिकेशन का एल्कोहल, ध्यान में आपका ये एल्कोहल है, ये RO माइनस है, H प्लस है, RO माइनस है, ये क्या है, H प्लस। ये कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, कॉन्जुगेट क्या कहेंगे, बेस। एस्टिकेशन देखो, ये एल्किल ग्रुप है, प्लस आई है, और ये चार्ज कैसा है, माइनस, माइनस की स्टेबिलिटी को प्लस क्या करेगा, घटाएगा, तो इसलिए एस्टिकेशन क्या करेगा, घटाएगा। तो यहाँ पर भी वही एस्टिकेशन क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। ध्यान दो बेटा, जैसे अभी बताया कि प्लस आई कौन शो करेगा, एल्किल ग्रुप, और डिफरेंट एल्किल ग्रुप अगर हैं तो चेन लेंथ बढ़ने पर या ब्रांच बढ़ने पर प्लस आई पावर बढ़ेगी। इसको बताना है, यहाँ पर बताना, यहाँ पर HOH, ये CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH, CH3 CH3 CH3OH, ये प्लस आई पावर बढ़ रहा है, सो एस्टिकेशन घटेगा। ध्यान ना बेटा, ध्यान दो, कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ेगी या ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस आई पावर बढ़ेगी, और प्लस आई की क्या है, इनवर्सली है, तो इसलिए एस्टिकेशन क्या होगी, घटेगी। अच्छा ध्यान दो, OH जिस कार्बन पे है वो कितने कार्बन हुआ है, 3 टर्सरी, कितने से 2 सेकेंडरी, 1 प्राइमरी मेथिल। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एस्टिकेशन अगर कहा जाए मेथिल, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेथिल एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये वाटर है, ये एल्कोहल है, और ये फिनाल है। या ऐसे कर दिया जाए, अभी वाटर कर दिया जाए, ये फिनाल और ये एल्कोहल, ये प्लस आई है, और ये फिनाल रिजोनेंस है, रिजोनेंस पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएंगे, रिजोनेंस एस्टिकेशन को बढ़ाता है, और प्लस आई एस्टिकेशन को क्या करता है, घटाता है। इसका मतलब एल्कोहल और फिनाल में बात किया जाए तो एल्कोहल की एस्टिकेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, फिनाल से। यहाँ पर फिनाल, एल्कोहल और वाटर को कंपेयर किया जाए तो ध्यान देना बेटा, भैया सभी लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, रिजोनेंस एसिडिकेशन क्या करेगा, बढ़ाएगा, नो इफेक्ट, कोई पावर नहीं। सभी लोग ध्यान से देखो, इफेक्ट देखना कहाँ पे है, OH पर, ये बेंजीन में रिजोनेंस है, ये H इफेक्ट देखना कहाँ पर, OH पर, और जुड़ा क्या है, H कोई इफेक्ट का बताया था डेवलप नहीं करेगा। ये R है, कैसा इफेक्ट डेवलप करेगा, प्लस आई। अब बताओ तो क्या हो जाएगा, आगे जाने पर यहाँ पर एसिडिकेशन डिक्रीज है, आगे जाने, और यहाँ पर ना तो घटाने वाला कोई इफेक्ट है ना बढ़ाने वाला, तो क्या हो जाएगा बताओ, आगे जाने। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है बेटा, ध्यान दो, एक्सेप्ट ये मेथिल एल्कोहल की एस्टिकेशन वाटर से ज्यादा है,
ये एसिडिकेशन कार्ड है, एसिडिकेशन कार्ड है। तो आज लोग एसिडिकेशन पढ़ रहे थे, पढ़ लिए, पढ़ कल ही रहे थे, थोड़ा सा बचा था। आज लोग इसी का एक अगला इफेक्ट देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। अगर इतना लिख लिया हो तो भी जाएगा। इसको डालेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, इसको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। सेम कल वाले पैटर्न में, इट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। देखना बेटा, ये एमीन है, यहां पर वाटर RNH3 प्लस OH माइनस। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे Kb। अच्छा ध्यान देना, ये कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट एक्टिव मास, रिएक्टेंट हो जाएगा। वेज बढ़ रहा है। सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, ये आप कहोगे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा। भाई OH ज्यादा होगा, बेसिक ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस के। ध्यान देना बेटा, ये OH अगर ज्यादा है तो Kb ये डायरेक्टली में है कि नहीं है? Kb भी डायरेक्टली होगा, और अगर Kb ज्यादा है तो Pkb कम होगा। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहाँ पर Pkb जो होता है ये निगेटिव लॉग ऑफ Kb पढ़ाया गया है। अब मान लो यहाँ पर दो बेस हैं, एक Kb 10 पावर -3 और 10 पावर -4 है Kb, तो यहाँ पर माइनस log 10 पावर -3 माइनस -3 log 10, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया? 4। और आप कह रहे हो कि A ज्यादा बेसिक है, देख लो A के लिए Kb की वैल्यू ज्यादा है, B के लिए Kb की वैल्यू कम है, तो A ज्यादा बेसिक है, B कम बेसिक है, जबकि B के लिए Kb ज्यादा है, तो इसका मतलब Pkb इनवर्स है। और ध्यान रखना बेटा, इधर हम लोग एक फार्मूला आपको कल ही बताए थे और पहले बताए थे, Pka प्लस Pkb इक्वल टू कितना? 14। तो यहाँ पर कितना गया? 7 7, ये कितना हो जाएगा? 6, ये 8, 5, ये क्या हो जाएगा? 9। तो ध्यान दो, Pkb अगर बढ़ रहा है, देखो बेटा, तो Pka क्या है? घट रहा है। देखो Pkb के बढ़ने से Pka क्या है? घट रहा है ना, और Pkb के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Pka के डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली। और ध्यान देना बेटा, बेसिक है तो A के डायरेक्टली, और एसिडिक था तो B के डायरेक्टली था। अच्छा ध्यान देना, ये कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हो, जब OH माइनस बनेगा तो कॉन्जुगेट एसिड भी बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा तो नहीं होगा कॉन्जुगेट एसिड नहीं बने और केवल OH माइनस बन जाए, तो OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट एसिड का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। और ध्यान देना बेटा सभी लोग, आप लोग विशेष रूप से वाला चुटकल नहीं थे, यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ये बढ़ने के लिए बेटा इसको स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
भाई कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए मान लो आपको यहाँ से भेजा जाए जाके उस रूम में बैठो, तो वहाँ ये बताया जाए कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे भेज दिए गए, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में, लेकिन यहाँ से भेजा गया, वहाँ से आप निकल के चल दिए, तो संख्या वहाँ ज्यादा हो, इसके लिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। रुके रहो तभी तो संख्या बढ़ेगी। तो वही सेम चीज है कि ये मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़े, इसके लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल, और स्टेबल होना चाहिए। मतलब कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट एसिड का तब बढ़ेगा जो क्या होगा, स्टेबल। तो ध्यान देना बेटा, सभी लोग ध्यान से दो, अगर प्लस चार्ज लगा है तो स्टेबिलिटी को प्लस आई बढ़ाएगा, और माइनस चार्ज लगा है तो कौन बढ़ाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस आई के डायरेक्टली और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, एक चीज जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो भी हम बता दें, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ध्यान रखना, हाइड्रेशन का मतलब इंटरेक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करना। वाटर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ज्यादा जाएगा, OH उतना ज्यादा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? ये OH अगर ना रिएक्ट करे तो ये बनेगा नहीं। तो OH का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, और OH मतलब वाटर का इंटरेक्शन मतलब हाइड्रेशन। तो हम डायरेक्टली अगर कहा जाए, यहाँ पर देखें फिर से समरी अगर करें, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई की स्टेबिलिटी। भैया यहाँ पर ध्यान रखना, इधर ध्यान दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप डोनर एटम। अभी ये चीजें आगे समझाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या डिक्रीज बाय रेजोनेंस। अभी इस पे ध्यान दें, अभी जो चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना, इन 3 पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। इन 3 पॉइंट पे चर्चा करने के बाद इसका भी एग्जांपल देंगे। इसको जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे, मीसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, तब यहाँ पर डिटेल में चर्चा है। इसमें भी रेजोनेंस जहाँ पर नाम ले रहे हैं, समझ लेना वहां पर आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो अभी कुल मिला के इसलिए इतना लिखिए, इतने इफेक्ट पर डिफेक्ट मतलब डिपेंड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ। अब ध्यान रखना भैया, सभी लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड लिख रहे हैं, NH3। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एक H जोड़ दो, बल्कि H प्लस जोड़ दो, तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या लिखें, क्या लिखें बेटा, एक H प्लस जोड़ के दो, NH4 प्लस। क्या लिखें भैया, RNH3 प्लस, RNH3 प्लस, R2NH2 प्लस, R3NH प्लस। सभी लोग देखिएगा, R का मतलब प्लस आई इफेक्ट। कोई R नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीजेस। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसको डालें क्या, इसको डालें भैया। अब यहां पर देखना बेटा एक बार, थोड़ा सा एक और पॉइंट, इसको यहां पर ध्यान दो, सभी लोग बताना, ये NH, यहां पर H, ये छोटे छोटे बेचारे, ये NH, ये R, ये बड़े बड़े। वाटर को अप्रोच करना है, पहुंचना है, बताओ वाटर यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास आसानी से पहुंच पाएगा या इस नाइट्रोजन के पास, ऊपर वाले के पास। अब भैया इसे बोलो टपट से ऊपर वाले, क्यों,
वाटर को इस नाइट्रोजन के पास पहुंचना है, वाटर को इस नाइट्रोजन के पास पहुंचना है। ऊपर वाले केस में आसानी से पहुंच पाएगा या नीचे वाले? भैया अरे इतना टाइम है बेटा, टॉपिक खत्म करना है। तुम बोलो कहाँ पहुंच पाएगा? नीचे वाले आप? अच्छा, दो ऊपर दो नीचे हैं, ऐसे भी दो बढ़ जाओ नीचे। यहाँ ऐसे सुनो, यहाँ 3 छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं और किसी इमरजेंसी में आपको भागना पड़ा, और 3 बड़े बड़े लोग खड़े हैं, भागना पड़ा। किस केस में आप जल्दी से निकल जाओगे? तो यहाँ पर कहीं नहीं पहुँच पा रहे जल्दी से। तो यहाँ खाली लोग खड़े हैं, तो पहुँचेगा तो रोक लेंगे, और यहाँ पहुँचेगा तो आसानी से पहुँच जाएगा। तो यहाँ अवरोध, उसी को इंग्लिश में हिंड्रेंस कहेंगे। हिंड्रेंस यहाँ पे क्या है? कम है, और यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है? ज़्यादा है, अवरोध ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच पाएगा, और यहाँ पर आसानी से पहुँच जाएगा। इसका मतलब हाइड्रेशन यहाँ ज़्यादा है और हाइड्रेशन यहाँ पर क्या है? कम है। तो इसका मतलब जैसे जैसे R की संख्या बढ़ती जाएगी, अवरोध बढ़ता जाएगा और वाटर का अप्रोच कम होता जाएगा, मतलब हाइड्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अब यहाँ पर तो R की संख्या बढ़ रही नहीं बढ़ रही? 1 R है, 2 है, 3 है, तो हिंड्रेंस क्या है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बट ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलेंगे, अवरोध। आप हिंदी चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है? त्रिविमीय बाधा, त्रिविमीय बाधा। अरे वैसे कुछ भी बोलो, लेकिन समझने के लिए, लेकिन जो विज्ञान की भाषा है वो स्टेरिक हिंड्रेंस लिखा होगा या हिंदी में त्रिविमीय बाधा, 2 ही वर्ड मिलेंगे, ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रेशन डिक्रीजेस, so stability decreases। ये यस का मतलब स्टेबिलिटी है। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर आपने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिक्रीजेज। तो एक इफेक्ट स्टेबिलिटी नीचे बढ़ाता ला रहा है और एक घटा रहा है, या ऐसे कह लो कि एक इफेक्ट स्टेबिलिटी को नीचे बढ़ा रहा है और दूसरा ऊपर बढ़ा रहा है। इसका मतलब बीच में कहीं न कहीं पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। हम तो दोनों इफेक्ट को देखेंगे, इंडक्टिव भी देखेंगे, हाइड्रेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर 10 ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड इफेक्ट of hydration and inductive effect, conjugate acid of secondary amine is most stable, hence secondary amine is most basic। Conjugate acid of secondary amine is most stable, hence इसको क्या होता है? मोस्ट बेसिक। इसको डायग्राम चाहे साइड पे दिखा सकते हो। यहाँ पर अप्रोच करेगा, यहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ अप्रोच कर सकता है, लेकिन यहाँ से अप्रोच नहीं कर पाएगा, यहाँ से अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इस तरह से सेकेंडरी एमिन क्या होगा? सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिन इज एज। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, देखो सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी अमोनिया 231 अमोनिया, और
ध्यान रखो ये क्या है, CH3 है। अगर ये C2H5 हो जाए तो ये थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा, सारी थोड़ा सा ये लिख चुके हो क्या? अगर नहीं लिखे हो तो मिटा दें इसको। ये NH2 है, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है। अच्छा ये टर्सरी 2 बार लिखे थे क्या? ये टर्सरी 2 बार लिखा गया था, चलो ठीक है। और यहाँ पर टर्सरी पहले आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, अमोनिया। यहाँ 213 यहाँ पर 231 ऐसे कर सकते हैं। इसको खूब ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान देना। यानी तो अगर मेथिल है तो प्राइमरी ज्यादा है टर्सरी से, और एथिल है तो टर्सरी ज्यादा है प्राइमरी से। क्यों? ध्यान दो, ये 3 CH, ऐसे समझ लो पहले, 3 CH3 हैं, यहाँ पर भी 3 C2H5 है, तो ये C2H5 भी नहीं पहुंचने देगा वाटर को, CH3 भी नहीं पहुंचने देगा, तो हिंड्रेंस लगभग बराबर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ जाने से आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो आई इफेक्ट बढ़ जाएगा जिससे बेसिक संख्या होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके, इन गैसियस फेज आर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट like in CS2, CCl4, benzene, N-hexane, etc. Order of basic strength of different elements is tertiary, secondary, primary, अमोनिया। अभी कल केमिस्ट्री का पेपर था CBSE बोर्ड का 12वीं का, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और ये कहा था गैसियस फेज में डिफरेंट एमिन का बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम बताओ, तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से जाएगा। ध्यान रखना, इधर समझो, अगर गैसियस फेज ले रहे हैं इसका मतलब वाटर तो नहीं है, या नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले रहे हैं तब भी वाटर नहीं है, तो समस्या कौन क्रिएट कर रहा था? वाटर। यही तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ तो आपने सीधे कहा कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये तो आपने बाद में लिखा, बट ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रेशन डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिक्रीजेज। तो अगर हाइड्रेशन नहीं है, केवल प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिक उतना ज्यादा होगी, और प्लस आई ज्यादा कहाँ पे? टर्सरी में, तो टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक है, अब इतने को मिटा दें क्या यहाँ पर? ध्यान रखना, इधर हम दो, ये C6H5NH2 RNH2, ये रिजोनेंस डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, ये प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान दो, ऐसा बेसिक का तो ध्यान रखना, ऐसा समझिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। इस ये लोन पेयर देने वाले को लुईस बेस कहते हैं, इस नाइट्रोजन को
आपको अगर पैसा बांटना है और पीछे से कोई पकड़ाता जा रहा है तो देने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक तो। और पैसा किसी को देना है, जो आपका पैसा था वो किसी को ऑलरेडी दे रखे हो, उसने किसी और को दे रखा है, तो आपसे फिर कोई मांगने पहुंच गया, तो आपके पास था तो पैसा लेकिन आपने किसी को दे रखा है, फिर दे पाओगे? तो टहल घूम रहा है ना। तो वही से रिजोनेंस का मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी पोजीशन से हट गया है, आपके पास है लेकिन आपने किसी को दिया हुआ, मतलब तत्काल में आपके पास नहीं है, तो आप नहीं दे पाओगे। और यहाँ पे क्या है कि है और पीछे से कोई दे भी रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्लस आई इफेक्ट है नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। अच्छा, अमोनिया को अगर यहाँ पर एडजस्ट करना हो इन दोनों के बीच में, तो अमोनिया में क्या है, ये ध्यान दो, NH2 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा, H ना देगा ना लेगा, तब क्या कहाँ रखोगे, इन दोनों के बीच में। ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है, कुछ नहीं है, तो अमोनिया कहाँ पर कर देगा, दोनों के बीच में कर दिया जाएगा ना भैया। ये ध्यान दो, ये ऑर्डर ऑफ बेस सिस्टम, यहाँ पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई इफेक्ट। इसको कर देना भैया। एक और चीज बनाना है, ध्यान रखकर इधर अभी एक और पॉइंट लिखे थे, यहाँ पर हाइड्रोलाइजेशन sp3 है, परसेंटेज इसके sp2 है, sp है। ध्यान दो, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। इसकी इलेक्ट्रोनिटी परसेंटेज s बढ़ने से इलेक्ट्रोनिटी बढ़ती है, और भी बताया था देना है 1/इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति, तो अगर खींचने की प्रवृत्ति बढ़ रही तो देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं, घटेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, परसेंटेज s कैरेक्टर increases, so electronegativity of nitrogen increases due to which beta basic strength decreases। यहाँ पर बताना, यहाँ पर अब बताओ, यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी, मतलब सारी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी तो वही है कहने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन वही है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है परसेंटेजेस। अब ध्यान दो, ये कार्बन देने की प्रवृत्ति रखेगा, बताए थे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp3 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है, कार्बन sp2 है और नाइट्रोजन sp3 है, दोनों लगभग बराबर है, और कार्बन sp है और नाइट्रोजन sp3 है, तो कार्बन ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कार्बन इसको दे रहा है और ये कार्बन खींच रहा है। अब बताओ तो कौन ज्यादा स्टिक हुआ, बेसिक हुआ, ऊपर वाला। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज यस ऑफ कार्बन increases, so electronegativity increases, due to which basic strength decreases। कहाँ पे है, परसेंटेज यस कैरेक्टर increases, हो गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ा दिया गया। अब आज एक और हेडिंग, जो लास्ट हेडिंग है, वो चर्चा करेंगे, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड।
रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। हम रिएक्टिविटी पढ़ाएंगे, इसके पहले कुछ जनरल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जिस पर रिएजेंट अटैक करे। ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक अटैक करता है और एक पर अटैक होता है। तो जिस पर अटैक होता है वो सबस्ट्रेट है, और जो अटैक करता है भैया क्या है? रिएजेंट। रिएजेंट पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या है और बाई प्रोडक्ट किसी पर, इसको डाले क्या ऊपर वाले पर, किसी पर लेबल नहीं लगा है कि कौन प्रोडक्ट है। अच्छा ध्यान देना, दो बनेंगे, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब दो चीज बने ऐसा जरूरी नहीं है, एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है। अगर दो बन रहा है तो जो आप बनाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट है, जो अनवांटेड मटेरियल है वो बाई प्रोडक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको बनाना चाह रहे थे, हम इसको बनाना चाह रहे थे, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट है, हमारे लिए ये प्रोडक्ट है। मतलब आप जो चाह रहे हो आपके लिए प्रोडक्ट, और जो नहीं चाह रहे हैं बाई प्रोडक्ट। हम जो चाह रहे हैं हमारे लिए प्रोडक्ट, जो नहीं चाह रहे हैं वो किसी पर मोहर नहीं लगेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर होगा क्या बेटा? सबस्ट्रेट पर रिएजेंट अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। बाई प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा उससे मतलब नहीं है, हमें प्रोडक्ट से मतलब है। और अगर ऐसा हुआ तो इसको कहेंगे कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। आज हम सिंगल स्टेप रिएक्शन पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिंगल स्टेप रिएक्शन यहां पर देखिए बेटा, यहां पर सबस्ट्रेट रिएजेंट बाई प्रोडक्ट, यहां पर प्रोडक्ट, उल्टा प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। यहां पर ऐसा हो सकता है, देखो बेटा, ये सबस्ट्रेट पहले बदल रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट में, और इस रिएक्शन इंटरमीडिएट पर रिएजेंट अटैक करे, तो ये स्टेप 1 होगा और ये होगा स्टेप 2। ये क्या हो जाएगा? स्टेप 2। इसको कहेंगे नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। नॉन कंसर्टेड रिएक्शन देखना आपको यहां पे है, नॉन कंसर्टेड रिएक्शन में। यहां पर देखना बेटा, ये यहां पर फॉर ये बाई स्टेप रिएक्शन है, फॉर नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। यहां पर देखना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यहां पर देखना, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको आप अलग से जानते रहो। किसी आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए थे कि किसी भी चीज का हीट ऑफ फॉर्मेशन जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना क्या होगी? ज्यादा होगी। कहने का मतलब जितना आसानी से कोई चीज बनेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना क्या होगा? स्टेबल होगा। जबरदस्ती बनाओगे, जबरदस्ती का मतलब यहाँ पर मार पिटाई थोड़ी होती है, यहाँ पर तो हीट दे प्रेशर दिए वही जबरदस्ती है, हीट देके तो एनर्जेटिक हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, बाई स्टेप रिएक्शन में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट एक 1.5 लेक्चर लेगा, पढ़ाएंगे वहां पर। रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। ऐसे समझो, यहाँ पर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, पहले समझ लो फिर छापेगा। यहाँ पर देखो,
ये सबस्ट्रेट पहले बदलेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट में। अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट पर रिएजेंट अटैक करेगा तब प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट बना और बनते ही डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। तो बनते ही अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, और अटैक नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये अटैक करे इसके लिए क्या होना चाहिए? स्टेबल। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट उतना क्या होगा? ज्यादा। अटैक करने की पॉसिबिलिटी उतना क्या होगी? ज्यादा होगी। एक जनरल एग्जांपल से समझो, जैसे दो लोगों ने लड़ाई किया है, दो लोगों ने लड़ाई किया, एक ने दूसरे को पीट दिया। तो सामान्य तौर पे क्या होता है? पीटने वाला धमकाता है, पीट तो गया बेचारा, धमकाएगा कि अब चलो भी बताते हैं तुम्हारा, ये तो था ना। तो पहला स्टेप हुआ कि एक ने दूसरे को पीट दिया। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि पीटने वाले ने धमकी दिया कि अब हम तुम्हें पीटेंगे, रुको थोड़ी देर। तो अगर वो रुक गया, जो पीटा था रुका हुआ वहां पे, तो जाएगा दो चार को बुला के लाएगा, फिर रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन की संभावना कितनी है? जब स्टेबल हो जितनी देर तक वो रुका रहे, और पीटा पीटते ही भाग गया तो रिएक्शन की संभावना है नहीं। तो कितनी देर तक वो वहां पर स्टेबल है, कितनी देर तक रुका है, रिएक्शन की संभावना उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो वही जितना स्टेबल होगा इस पर अटैक की पॉसिबिलिटी उतना बनी रहेगी, और रेट उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। मिटा दें इसको। चलो अब हम लोग आते हैं, इसको भी मिटा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, इसको इतना मिटा रहे हैं, यहाँ पर इतना मिटा। हम यहाँ पे आ रहे हैं, देखिएगा एल्किल हैलाइड, यहाँ पर NU माइनस, यहाँ पर RNU, ये हो जाएगा X माइनस। ध्यान रखना, NU माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये ध्यान दो, ये माइनस एक प्लस। आपको रीजन पढ़ाया गया था, जिस पर माइनस होगा सभी को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए रिएक्शन को कहेंगे उल्टा पढ़ेंगे। देखो उल्टा पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, ये दो स्टेप में होगा रिएक्शन। स्टेप 1, यहाँ पर ये जो RH है पहले बदलेगा R प्लस में और X माइनस में, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और इस R प्लस पर NU माइनस अटैक करेगा तो ये RNU माइनस हो जाएगा, ये स्लो और ये क्या होगा? फास्ट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब अगर आपसे कहा जाए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, तो ऐसा स्पेसिफिक जो एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हो और दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट हो, ये स्लो स्टेप है। स्टेप 2 उसको लोग क्या कहेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बेटा एक मेन रिएक्शन में नहीं दिखेगा, कैंसिल हो जाएगा। RH यहाँ पर NU माइनस, यहाँ पर RNU, और यहाँ पर क्या होगा? X माइनस। अब इसको कहेंगे SN1 रिएक्शन। समझिएगा, यहाँ पर ऑर्डर पूछ लिया जाए कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो काइनेटिक्स में पढ़ाया गया था, जो पावर होता है वही ऑर्डर होता है। पावर कितना है? 1, तो ऑर्डर 1 है। इसको कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आगे। अभी थोड़ा सा केवल इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पॉइंट को। बाकी SN1 SN2 पढ़ा रहे हैं, इसको काफी डिटेल में पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी तक आउटलाइन है। तो ये SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और जिसका इंटरमीडिएट R प्लस मतलब कार्बोकैटायन है। तो ये सारी चर्चा आगे की जाएगी। अभी लेकिन जो एक थोड़ा सा हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रेट ज्यादा होगा अगर इंटरमीडिएट की इक्विलिटी ज्यादा होगा। अच्छा, पावर 1 क्यों कर दिए? क्योंकि कोई रिएक्शन अगर एक से अधिक स्टेप में होता है तो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है। तो ये स्लो स्टेप है, ये रेट को डिटरमाइन करेगा। और स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं? 1, इसकी पावर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सबस्ट्रेट, तो ये हो जाएगा CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH, CH3Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा CH3CH3CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब Cl हटा दो तो CH3 प्लस CH3CH2 प्लस CH3CH3CH प्लस CH3CH3CH3 प्लस। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उससे कितने CH3 जुड़े हैं 3, और CH3 मतलब L3 ग्रुप, L3 ग्रुप मतलब प्लस आई, तो कितने प्लस आई है 3, कितने प्लस आई है 2, कितने प्लस आई है 1, और यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस प्लस को बढ़ाता है, चार्ज प्लस है, प्लस आई बढ़ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज, बढ़ेगी। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी इंक्रीज of reaction intermediate increases, due to which rate of RH for reaction 1 increases। अच्छा ध्यान रखना, तो इसका मतलब टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाला, रिएक्शन, और ये जो Cl है किस पर है टर्सरी पर आएगी, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी आएगा टर्सरी RH for reaction is as tertiary, secondary, primary nuclear। हो गया बेटा? यहाँ पर क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं, एक तो रेट पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, वैसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं कितना लोग दिमाग लगा लेते हैं। इन व्हिच केस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड इज मिनिमम किसके वे में होगा, किसमें डी वाले, ये ध्यान दो यहाँ पर अभी आपने लिखा है कि ये देखो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना क्या होगा कम होगा, ये तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है कम है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है कम है, और फॉर्म होगा कैसे जब ये CCl बॉन्ड टूट जाए, यही तो है ना भाई, इसको बनने के लिए CCl बॉन्ड तोड़ना होगा, और टूट मतलब तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी अगर कम है तो आसानी से टूटेगा, आसानी से बनेगा। तो ध्यान दो वही चीज कैसे पूछ लिया, यहाँ पर सीधे ये नहीं कहा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका कम है, ये बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। वीकेस्ट CCl बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट CCl बॉन्ड ऊपर वाला है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा, इसको मिला दे क्या, ठीक है। अच्छा यहाँ पर SN1 लिखे हो, SN2 हालांकि आपको पढ़ाया गया, लेकिन SN2 को अगर ऑर्डर यूज किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथिल हलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो जाएगा, SN2 उल्टा हो जाएगा। अच्छा क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा ध्यान रखना,
SN1 में क्या होता है, पहले इंटरमीडिएट बन जाता है, पहले इंटरमीडिएट बनता है, बाद में अटैक करता है, तो 2 स्टेप होता है। और SN1 में क्या 2 में क्या होता है बेटा कि दोनों चीज एक साथ होती है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, ये ध्यान देना। अब फिर वही चीज, न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना इस कारण पे, और जब ये अटैक करेगा तब ये टूटेगा। अब आप बताओ कहां पर अटैक ज्यादा आसान है, ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में? ऊपर वाला हाँ, कहां पे आसान है? ऊपर वाले केस में। तो ये अटैक ज्यादा हो, इसके लिए जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा था वो क्या होना चाहिए, कम प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ऐसे जान लो कि आपको कोई पीटने आ रहा है और आपको बचाने वाले 3 छोटे छोटे बच्चे आपके बीच चारों तरफ खड़े हैं, 3 बड़े और यहाँ 3 बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बच रहे हैं। तो कहाँ पे ज्यादा मतलब चांस होगा बचने का? यहाँ बड़े यहाँ पर नहीं अटैक हो पाएगा, यहाँ पे अटैक हो जाएगा, है कि नहीं? तो बस SN2 का सबसे आसान फंडा है, ये देखो कि जिस पर अटैक हो रहा है उसका प्रोटेक्शन कितना ज्यादा है। यहाँ पर बताओ भैया, जिस पर अटैक हो रहा है उसका प्रोटेक्शन कितना ज्यादा है, यहाँ पर बताओ। रेट बताना है। नीचे जाना, रेट ऑर्डर बताना है फॉर SN2। नीचे जाने पर रेट घट रहा है। ऑर्डर ऑफ रेट फॉर SN2 बताओ भैया। अब ऐसे देखो, इस पर अटैक होना ना, इसको कोई बचा रहा है नहीं, इस पर अटैक होना, बचाने वाला एक है लेकिन पीछे खड़ा है, बचाने वाला यहाँ पर नहीं एक है, पास में ही खड़ा है, इसको बचाने वाला 2 है, दोनों पास में है, तो बताओ रेट क्या है, घट रहा है कि रेट ऑफ रेट फॉर SN2 डिक्रीज। अलग अलग क्वेश्चन कराएंगे जब आपको SN1 SN2 पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो इलेक्ट्रोमेरिक और मतलब इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दोनों एक दिन में हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेटा आप लोग रेगुलर हो ना भैया, नहीं तो जैसे ये सब पीछे पढ़ चुके, मतलब कान से बता दिया जाएगा, फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और आप लोग क्या, आप तो चले गए, जब टीचर पढ़ाता तो उसके दिमाग में फिर चलती रहती, करे तो बच्चे थे नहीं तो कैसे समझ में आएगा, तो वो उतना फ्रीली हम लोग नहीं पढ़ा पाते थे, है ना? जैसे सब लोग रेगुलर रह रहे हो तो पढ़ाना कोई भले आपको समझ में आया ना आया, तो वो चिंता उतना नहीं रहती, लेकिन जैसे नहीं हो फिर आके बैठते तब लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो भी चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है?